ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। वंस अगेन आप सबका एक बार पुनः एसएसटी की क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बेटा मैं आपसे बात कर रहा था, आप लोगों से बात कर रहा था पिछली वीडियो में शासन व्यवस्था के बारे में। भारत की शासन प्रणाली किस पर आधारित है, तो मैंने वेस्टमिंस्टर प्रणाली की बात की थी। तो जो भारत की शासन व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। और ये भी बताया कि दुनिया में 33 ऐसे मुल्क हैं, 33 ऐसे देश हैं जिनकी शासन व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं, और राष्ट्रमंडल कौन, वो जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वो सब कंट्रीज जो ग्रुप बना है उसी को कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और उनके यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली पर ही आधारित है अथवा उससे प्रभावित है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं। मैंने ये भी थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया था कि यह प्रणाली जो है ये ब्रिटेन में विकसित हुई। वहाँ सैकड़ों वर्षों के शासन के दौरान जाकर के इस तरह की शैली जो है वहाँ विकसित हुई। और वेस्टमिंस्टर क्या है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जो है वो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। और ब्रिटिश संसद के सभा स्थल को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहते हैं। और पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यानी उस सभा स्थल से ही इस तरह की शासन व्यवस्था विकसित हुई है। इसलिए इस तरह की शासन व्यवस्था अर्थात प्रणाली अर्थात शैली का नामकरण वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर शासन व्यवस्था पर आधारित है। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए कि इस वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप भारत की शासन व्यवस्था को बड़े ही संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से बखूबी समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की विशेषताओं को एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता इस शासन प्रणाली की कि इसमें एक राष्ट्राध्यक्ष होता है। इंग्लैंड में तो राजा है लेकिन भारत में राष्ट्रपति है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री। लेकिन जो राष्ट्रपति है वह एक औपचारिक रूप से है, औपचारिक और प्रतिनिधित्वात्मक है, वो प्रतिनिधित्व जो है, लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति है वो उसके पास नहीं है। अधिकांश जो कार्यकारी शक्तियां हैं वह अन्य संस्थानों तथा अधिकारियों के पास होती हैं। और राष्ट्रपति और उसका जो कार्यालय है उसमें निहित जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से जो है राष्ट्रपति जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये तो पहली विशेषता कि राष्ट्राध्यक्ष का होना। दूसरी विशेषता कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का होना यानी सरकार का मुखिया। ध्यान दीजिएगा, दूसरी विशेषता है कि मंत्रिमंडल होगी और मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है जो करेगा उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ही जो प्रधानमंत्री होता है उसी के पास तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, उसकी मंत्रिमंडल में निहित होती है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जो है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से करवाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिसको कहेगा, जिसकी सिफारिश करेगा उसी को राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करवाएंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, वह सरकार का मुखिया होता है। और वास्तविक रूप से जो समस्त कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। इसके अलावा बेटा तीसरी जो विशेषता है वो कार्यपालिका का मंत्रिमंडल द्वारा संचालन। कार्यपालिका आप देख रहे हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो यहां बात हो रही है कार्यपालिका का संचालन प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट मिलकर करती है। इसलिए वास्तविक जो सत्ता का संचालन है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। और जब हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप देखते होंगे कि लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, चुनाव लड़ती हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है लोकसभा में वह पार्टी मिल करके एक सांसद को अपना नेतृत्व प्रदान करती है कि ये हमारा सांसद
देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी जब मेजोरिटी में आई थी, बीजेपी और उसके अलायंस मिलकर के जब मेजोरिटी में आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है उम्मीदवार बनाया कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया था और चुनाव जीतने के बाद तो औपचारिकता मात्र रह गई थी। लेकिन बहुत सारा ऐसी भी कंडीशन आती हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का चयन पहले से नहीं करती हैं, चुनाव जीतने के बाद परिस्थितियों के अनुसार ही वो डिसीजन लेती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहाँ पे मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। जब चुनाव जीत गए, जीतने के बाद बहुमत में आ गए, तब जाके जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुहर लगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ना करके बाद में करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई उम्मीदवार इतना ज़्यादा पॉपुलर है देश में तो उसके नाम की घोषणा पहले हो जाती है, जैसे कि 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी के नाम की हो गई थी। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी करता है और सारा संचालन जो है उसी के हाथ में होता है। इसके अलावा एक चीज और होता है कि संसद में विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है। चौथी विशेषता है, संसद में विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है। बेटा, इसी के साथ हम अपनी वाणी को पुनः विराम देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।